तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम क्लास 9 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा लेक्चर है जो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ाए थे हम? राइबोसोम तक। ठीक है, जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे वो लोग पहला लेक्चर देखिए, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो हम जो है राइबोसोम तक पढ़ा दिए थे। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि केंद्रक है क्या। ठीक है, सेल के अंदर मतलब कोशिका के अंदर कई सारे जो है अंग हैं, जैसे हमने बताया था आपको। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया अपना। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और सभी। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, राइबोसोम तक क्लियर हुआ था। राइबोसोम क्या है? हाँ, राइबोसोम काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसका खोज पेलाडिन किया था। तो पहले वाली वीडियो देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो आप जो है साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, केंद्रक यानी केंद्रक, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है क्या? देखिए, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है बाबू। कोशिका का सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस ही जो है कोशिका का कंट्रोलर है। कोशिका के सारे अंग को यही कंट्रोल करता है, और कोशिका की यही ब्रेन है यानी कि दिमाग है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या जानकारी लेना है? देखिए, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में। ठीक है, सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। और ये क्या है? कोशिका कंट्रोलर है, कोशिका दिमाग है यानी कि ब्रेन है। जैसे हम लोगों के पूरे बॉडी में दिमाग होता है, कोई भी चीज हमें करना हो तो पहले दिमाग में कमांड आता है ना, विचार आता है कि हाँ ये चीज करना है, तो फिर हमारे हाथ पैर मुंह वगैरह सारे चलते हैं। तो उसी प्रकार ठीक है, तो वही चीज है कि न्यूक्लियस जो है इसका ब्रेन है यानी दिमाग है, कंट्रोलर है, यही सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ हम लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं तो बढ़िया लगेगा और अच्छा। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फटाफट लिख देते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखिए समझिए, लिख इसलिए लिया हूँ कि जो है ताकि टाइम ना नष्ट हो। ठीक है, आप लोग इसको लिख लेना, पहले जो है समझिए। ठीक है, देखिए, कोशिका की खोज सर्वप्रथम, सॉरी, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम यानी केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था जो है सन 1831 में। ठीक है, और यह कोशिका का बहुत बड़ा अंग होता है। न्यूक्लियस जो है कोशिका का बहुत बड़ा अंग होता है, मतलब सबसे बड़ा अंग होता है कोशिका के अंदर, सबसे बड़ा इसी का कार्य होता है, यही सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, और पूरी कोशिका को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करके रखता है। कंट्रोलर जिसको कहते हैं ना, कंट्रोलर यानी कि रिमोट कंट्रोलर होता है ना, जिससे हम अपनी जो है टीवी वगैरह को कंट्रोल करते हैं, गाड़ी वगैरह जो आती है, तो वो सारी चीजें, तो वही चीज है। यह कोशिका का बहुत बड़ा यानी कि सबसे बड़ा अंग है कोशिका के अंदर, और पूरी कोशिका को कंट्रोल करके यानी कि नियंत्रित करके रखता है। और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को हम कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का दिमाग यानी इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस ही सबको ऑर्डर देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाओ, राइबोसोम तुम जो है प्रोटीन बनाओ, गाल्जी बॉडी तुम जो है ऊर्जा का आदान प्रदान करो, सेंट्रोसोम तुम जो है कोशिका विभाजन करो, लाइसोसोम तुम जो है जल अपघटक यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ो। अभी जो है लाइसोसोम पढ़ाएंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या है कि केंद्रक को हम कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर यानी कि केंद्रक के अंदर जो है क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है उसको हम अभी जो है बताएंगे, और क्रोमोसोम का जब अलग से चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए जीन्स आदि पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए जीन आदि पाए जाते हैं। और केवल न्यूक्लियस के अंदर बोला जाए तो क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन 80%, डीएनए जो है 10%, और 10% में अन्य तत्व जैसे जीन्स वगैरह आरएनए। ये डीएनए में ही जीन्स वगैरह रहता है। जब डीएनए चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। जब डीएनए को हम और खींच के देखेंगे तो उसमें जीन्स रहता है, और खींच के देखेंगे तो ऐसी सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने किया था यानी कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में। ठीक है, यह कोशिका का बहुत ही बड़ा अंग है यानी कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग है, और पूरी कोशिका को कंट्रोल करके रखता है यानी कि कोशिका को कंट्रोलर से कहते हैं। ठीक है, और क्या है, न्यूक्लियस को हम कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। यानी क्या, यानी क्यों कहते हैं ब्रेन? यही तो जो है सबको ऑर्डर देता है कि तुम ये काम करो, जो सारी चीजें जो अंग है वो सारी काम करते हैं। ठीक है,
और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए जीन पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर केवल अगर बात करें तो प्रोटीन 80% होता है, डीएनए 10% होता है, और 10% में अन्य तत्व होते हैं। ठीक है, तो केंद्रक क्लियर हुआ। जो मेन टॉपिक है, जो मेन है इसमें, वो सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। बाकी बुक के हिसाब से तो बहुत लंबा नहीं है, फिर भी बुक में लंबा खींच के दिया है। बुक के जरिए इसको जितना भी मतलब शॉर्ट हो सका है अच्छे से समझने के लिए, उस आधार पर मैंने बनाया है। और ये चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो अभी 9th 10th में जितने भी मतलब अगर केंद्रक क्वेश्चन आएंगे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसको फटाफट जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है कि जो है लाइसोसोम क्या है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? अब लाइसोसोम देखते हैं। लाइसोसोम क्या है? जैसे कि हमने आपको इसके पहले बताया, लाइसोसोम यानी कि ये कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, कोशिका का अंग है। इसका कार्य क्या है? जैसे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम आदि पाए जाते हैं अंग। ठीक है, मान लीजिए कोई इसका माइटोकॉन्ड्रिया कार्य अलग हो गया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। गोल्गी बॉडी मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, जहाँ ज्यादा ही ऊर्जा की जरूरत रहेगी वहां पे ले जाके देगा। ठीक है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना बंद कर दिया, कोशिका के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी ना होता है, 2 3 4 होते हैं ना। तो वही चीज है कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए किसी कारणवश जो है ऊर्जा बनाना बंद कर दिया, मर गया, तो उसमें क्या हो गया? जो लाइसोसोम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम यानी कि हाइड्रोलिटिक। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है इसमें, इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया मर गया या फिर किसी कारणवश वह ऊर्जा नहीं बना पा रहा है, तो उसमें क्या करेगा? जल अपना जो है जल अपघटक एंजाइम, ये थोड़ा बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। जल अपघटक यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ही खतरनाक होता है, उस पर छोड़ देगा। ठीक है, एंजाइम छोड़ देगा तो उससे क्या होगा? गल जाएगा, यानी कोशिकी पाचन, गला देगा, पाचन कर देगा। कोशिकी पाचन होता है। ठीक है, उसकी, ठीक है, गला देगा। तो गला देगा तो यानी कि उसके अंदर सड़न नहीं पैदा होगी। जैसे अभी है आदमी है, फिर कोई जानवर देखो, जैसे कि उसकी डेड हो जाती है, सॉरी, कोई जानवर है उसकी अगर डेड हो जाती है, तो क्या होता है कि मतलब जहाँ पे मनुष्य का कम आवागमन रहा था वहां पे ले जाकर उसको फेंक देते हैं, तो क्या होगा? खुले वातावरण में प्रदूषण फैलाएगा। ठीक है, तो उसी कारण जैसे मान लीजिए ये इसमें रह जाएगा तो सड़न पैदा कर देगा, तो कुछ बहुत बड़ा है नहीं, सड़न पैदा कर देगा। उसके इसके जरिए ये भी खराब हो जाएगा, ये भी सारे अंग खराब हो जाएंगे। तो वही काम करता है कि ये जो है इस पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ के इसका पाचन यानी कि गला देता है। ठीक है, इसको गला देगा माइटोकॉन्ड्रिया को, जो मतलब जो भी अंग इसका खराब होगा उसको गला देगा। ठीक है, और क्या है उसकी पाचन, हाँ। और यह मान लीजिए किसी कारणवश कोशिका के सारे अंग खराब हो गए, कार्य करना बंद कर दिए, तो क्या होगा कि खुद ही फट जाएगा। इसको जो है कोशिका का एटम बम कहते हैं, खुद ही फट जाएगा। जब खुद ही फट जाएगा तो इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम सारे अंग पे लग जाएंगे और सारे अंग क्या हो जाएंगे? गले जाएंगे। ठीक है, क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? सुसाइड, सुसाइड बॉय, या जो है इसको हिंदी में कहते हैं आत्महत्या, आत्महत्या थैली, या जो है आत्मघाती। आत्मघाती थैली। ठीक है, और इसको आइटम बम भी कहते हैं, तो पता है। ठीक है, एटम बम का, चलिए क्या करता है कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो अंग नहीं कार्य करते उस पे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ के उसको गला देता है। ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश सारे अंग खराब हो गए या कार्य करना बंद कर दिए, तो फट जाएगा एटम बम की तरह। ठीक है, वही चीज है। और ये देखिए एक चीज और, यह जो है आरबीसी यानी कि ब्लड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में नहीं पाया जाता है, आरसीबी में
नहीं पाया जाता। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। ठीक है, जब 120 दिन में आरबीसी की डेथ हो जाती है यानी कि खराब हो जाता है, तो वो जाकर प्लीहा यानी तिल्ली में उसका एब्जॉर्ब हो जाता है। प्लीहा तिल्ली जिसको कहते हैं। ठीक है, प्लीहा यानी कि तिल्ली में जाकर उसका शोषण हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, प्लीहा यहाँ पे होता है। ठीक है, इस जगह तो क्या है, ये जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और कोशिका का पाचन यानी कि कोशिका के जो खराब कर देता है, मतलब खराब हो जाता है, तो उसको जो है गलाता है। सुसाइड बॉय कहते हैं, जब फट जाएगा तो भाई सबको मार डालेगा। और यार आरबीसी में नहीं पाया जाता है, और इसकी खोज जो है डी ड्यूवे ने की। इसकी खोज डी ड्यूवे सन 1955। ठीक है, सन 1955 में डी ड्यूवे ने किया था। ठीक है, तो एक क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक एंजाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है लाइसोसोम क्लियर हुआ, अब जीवद्रव्य इसके बाद देखते हैं। चलिए अब देखते हैं जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म फिर जाके साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो चीजें पढ़ेंगे। तो जीवद्रव्य क्या है यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है यानी कि जीवद्रव्य क्या है। देखिए, जीवद्रव्य यानी कि देखिए कोशिका के अंदर, जैसे यानी कि हमारा कोशिका हो गया। ठीक, इसमें न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और सभी अंग हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, तो क्या करता है, ये जो है कोशिका में भी रहता है जीवद्रव्य, और न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियो प्लाज्म कहेंगे, और कोशिका के अंदर जो रहता है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अभी इसको हम और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो प्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी इसको हम क्लियर बताते हैं, पहले समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जीवद्रव्य में 80% जल होता है, और एक कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या कार्य करता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका में भी पाया जाता है, और न्यूक्लियस में पाया जाता है। कोशिका के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है ना, तो इसमें अलग से पाया जाता है, इसमें तो पाया जाता है। तो क्या करता है कि जो है जो सारे अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी का या गोल्गी बॉडी, और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीजों को मतलब आपस में टकराने नहीं देता, हिलने डुलने नहीं देता। नहीं तो क्या होगा, जब राइबोसोम से अगर माइटोकॉन्ड्रिया इधर आके टकरा जाए, तो ये बोलेगा ना, ये लोग चलो अपने स्थान पे चलो ना। तो वही चीजें हैं कि आपस में टकराने नहीं देता, नहीं तो टूट फूट हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या होता है कि आपस में मतलब टकराने नहीं देते। और जो है इसमें 80% जो है जल होता है, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, तो आगे पहले इसको चलिए हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको जो है समझाते हैं। तो फटाफट लिख देते हैं। इसी खोज जो है पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था खोज। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो क्या है कि इसकी खोज जो है पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि इसका नामकरण जो है पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि दिया था। ठीक है, जीवद्रव्य में 80% जल होता है, और यह कलरलेस होता है, यानी कि बिना कलर के होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है यानी कि कोई कलर का नहीं होता है। ठीक है, और जीवद्रव्य पूरी कोशिका के अंदर भरा होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर, पूरी कोशिका के अंदर भरा होता है। ठीक है, ताकि कोशिका के सभी अंग आपस में टकरा सके। जो कोशिका के अंग हैं, जैसे मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी, सेंट्रोसोम वगैरह सारी चीजें आपस में टकरा सके। ठीक है, कोई टूट फूट ना हो, टकराए ना, इसीलिए ये रहता है। जीवन की भौतिक इकाई जीवद्रव्य, जीवन की जो है भौतिक इकाई भी जीवद्रव्य। ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जीवद्रव्य में 80% जल भरा होता है, और इस जल में अगर 1% कमी आई तो प्यास बहुत लगेगा। ठीक है, और अगर 10% कमी आई तो जीव मर जाएगा।
यानी कि अगर आदमी के अंदर कोशिका में जीवद्रव कोशिका के अंदर जीवद्रव के 1% कमी आई तो प्यास लगेगा, 10% कमी आई तो फिर समझ ही रहे हो, डिलीट हो जाएगा, मर जाएगा ना। तो यही चीज है। और कोशिका सॉरी जीवद्रव जो है 2 प्रकार का होता है। जीवद्रव जैसे मैंने बताया ना, वहां पे थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, जो हो गया आपका साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, और आगे आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रिका द्रव्य। ये केंद्रक द्रव्य, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये 2 प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और कोशिका के अंदर जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ ना। तो ये चीजें आप फटाफट लिखिए, वीडियो पॉज करके या फिर इसके शॉर्ट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। अब चलिए पढ़ते हैं सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला क्या है, ठीक है। देखिए ओनली जो है एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है, जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ओनली एनिमल सेल में। तो क्या लिखेंगे इसको, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ओनली प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स, ठीक है। ये केवल जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसका जो है स्ट्रक्चर, इसकी संरचना बाल के समान होती है, इसकी जो है संरचना बाल के समान होती है, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है, जैसे कोशिका के बाहरी पार्ट में पाया जाता है, बाहरी सतह में कोशिका, ठीक है, ऐसे से रहता है। जब बाल को आप पढ़ेंगे ना, देखेंगे किताब से तो समझ में आएगा, ठीक है। कोशिका के आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सीलिया और फ्लैजिला केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि ओनली एनिमल सेल में, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला एक बाल के समान संरचना होती है, बाल समान होती है, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यह जो है कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है, आउटर मोस्ट भाग में पाया जाता है, ठीक है। यह कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है, आउटर मोस्ट पार्ट में, ठीक है। यह कोशिका को हिलने डुलने में मदद करती है, यानी कि मोशन प्रदान करती है, ठीक है। कोशिका हिले डुलेगी तो थोड़ा बहुत मोशन होगा ही ना। यदि किसी कोशिका के पास कोई पोषक पदार्थ तरल अवस्था में है तो उसे वह खींच लेती है, बाल के माध्यम से चूस लेती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आउटर मोस्ट पार्ट ना ऐसे इसका होता है ना, तो अगर किसी कोशिका के पास कोई तरल पदार्थ जो है आए, सॉरी कोई पदार्थ है तरल अवस्था में, तो उसे वो अपने बाल के माध्यम से खींच लेती है, ठीक है, बाल के माध्यम से खींच लेती है, यानी कि चूस लेती है। या अवशोषण, इसे अवशोषण कहते हैं, यानी कि फीडिंग का कार्य करती है। बाल जैसी संरचना होती है इसकी, इसे ये बड़े बाल को जो है फ्लैजिला कहते हैं और छोटे बाल को सीलिया कहते हैं, ठीक है। और क्या है कि सीलिया फ्लैजिला सेल यानी कि कोशिका और क्रोमोसोम को शक्ति प्रदान करती है ताकि वह आगे बढ़ सके, ठीक है। क्लियर हुआ कि केवल यह जंतु कोशिका में, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केवल यह जंतु कोशिका में पाई जाती है। यार इसको इंक भरो तुम लोग, क्या करो, ठीक है। ये केवल जो है जंतु कोशिका में पाई जाती है, यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यह जो है केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, इसको बहुत ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला एक बाल की समान संरचना होती है
यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और यह कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। यह कोशिका को हिलने डुलने में मदद करता है, यानी कि मोशन प्रदान करता है। ठीक है, किसी कोशिका को मतलब या किसी कोशिका के पास कोई पोषक पदार्थ तरल अवस्था में है तो उसे वह अपने बाल के माध्यम से खींच लेती है, चूस लेती है। ठीक है, यह अवशोषण यानी कि फीडिंग का कार्य करती है। बाल जैसी संरचना होने के कारण बड़े बाल को जो है फ्लैजिला कहते हैं, छोटे बाल को सिलिया कहते हैं। ठीक है, और यह जो है क्रोमोसोम और जो है सेल को पोषण प्रदान करती ताकि आगे बढ़ सके। ठीक है, तो क्लियर हुआ। इसको फटाफट आप नोट करिए वीडियो पॉज करके, या जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इसके बाद लवक था थोड़ा, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। लवक यानी प्लास्टिड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको लेके आएंगे जब हम आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ाएंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपके मतलब बुक्स में तो पहले ही मिल जाएगा, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे मतलब पढ़ने का तरीका होता है ना, वैसे पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको जैसे जैसे आगे बढ़े सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो वही चीज है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़े सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो देखिए लवक क्या है, प्लास्टिड। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ठीक है, और हाँ, ध्यान देने वाली बात ये केवल पादप में पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है ये जंतु में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक का कार्य क्या है, ये हरित लवक इसका मतलब ऐसे ही एस्पेक्ट है, मतलब क्लोरोफिल जिसके मतलब फोटोसिंथेसिस वगैरह द्वारा जैसे पेड़ पौधे जो है भोजन बनाते, वही चीज है। तो इसको हम कल जो है कवर करेंगे, जब आपको हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और ये भी क्लियर करेंगे कि जैसे कि पादप कोशिका, पादप सेल पादप कोशिका यानी पादप सेल और जंतु सेल में कौन कौन से चीज मतलब पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया पादप, ये हो गया जंतु कोशिका। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। भाई ऊर्जा की जरूरत दोनों को है, राइबोसोम प्रोटीन की जरूरत दोनों को है। उसी प्रकार की कौन सी मतलब जंतु कोशिका में क्या चीजें पाई जाती है और क्या चीजें नहीं पाई जाती। जैसे मैंने बताया ना, प्लास्टिड यानी कि लवक केवल पादप में पाया जाता है। इसके पहले क्या मैंने पढ़ाया, सिलिया फ्लैजिला केवल जंतु में पाया जाता है। वही चीजें कि कौन सी मतलब कौन से अंग दोनों पाए जाते हैं, कौन से अंग केवल पादप या केवल जो है जंतु पाए जाते हैं, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो आज क्लास बस इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और जो है क्रोमोसोम को वगैरह थोड़ी बातचीत करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए क्लियर करते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं लवक। लवक देखिए 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्धित लवक और क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्धित लवक। और हाँ, लवक केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में। ठीक है, लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक, देखिए 3 प्रकार का होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। पहले इसको पढ़ते हैं, हरित लवक भाई नाम से ही स्पष्ट है या। ठीक है, यह हरे रंग का होता है। ठीक है, और ये पत्तियों और तनों में पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तभी वह जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। पहले समझा ही देते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम, उसी के जरिए ही ये पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, फिर चलते हैं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने का, जो इम्पोर्टेंट है तो इसको फटाफट जो है लिखते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, तो चलिए देखिए, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, यह हरे रंग का होता है। ठीक है, यह पौधों में पाया जाता है, यानी कि पत्तियों, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, एक केवल जो है लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, वो तो भाई अपना भोजन करते हैं ना, जैसे मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी, कोई सर्वाहारी, वही चीज है। तो क्या है,
लवक ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि वर्णित लवक और क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। ठीक है, ये अवर्णित लवक, ये वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक या हरे रंग का होता है, पत्तियों में पाया जाता है। यही क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में ऊर्जा भोजन बनाता है या निर्माण करता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के अंदर जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है। ठीक है, पत्ती में पाया जाता है, तनम भी पाया जाता है। ठीक है, और भोजन निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए अब दूसरे पढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, इसका मतलब ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, ये किसी भी रंग को प्रदान नहीं करता। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, वो किसी भी प्रकार का रंग प्रदान नहीं करता, ये जड़ यानी कि तनम पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, आवरणीय लवक या किसी भी ठीक है, या किसी भी प्रकार का रंग प्रदान नहीं करता है। या ल्यूकोप्लास्ट जड़ यानी कि मूल में पाया जाता है। ठीक, यह जड़ यानी कि मूल में पाया जाता है। और क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक द्वारा भोजन बनाया जाता है ना, उसको एकत्रित करके रखता है ताकि जो है आपातकालीन स्थिति में इसका यूज हो सके। तो चलिए देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या है। ठीक है, देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो भोजन बनाता है, ठीक है, उसको स्टोर करके यानी कि संग्रहित करके या एकत्रित करके रखता है ताकि जो है आपातकाल स्थितियों में उसका यूज किया जाए। ठीक है, जैसे ठंड के महीनों में मैंने बताया कि कई दिनों तक जो है धूप वगैरह नहीं निकलती, तो उसमें वो यूज होता है। ठीक है, तो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक या किसी भी प्रकार का रंग प्रदान नहीं करता है, किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है। ठीक है, या ल्यूकोप्लास्ट जड़ यानी कि मूल में पाया जाता है। जड़ भाई किसी भी पौधे की जड़ देख लो, वो एक ही मतलब जो है एक ही प्रकार का रहेगा। ठीक है, किसी का हल्का लाल होता है, नहीं तो भूरा वैसे ही रहता है। ठीक है, तो उसका ऊपर का हटा कर देखोगे तो एक ही प्रकार का रहेगा। इसका कार्य यह है कि जो क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है उसे स्टोर करके यानी कि संग्रहित करके या एकत्रित करके रखता है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में यूज करता है। चलिए तीसरा देखते हैं कि क्रोमोप्लास्ट क्या है। ये थोड़ा जो है मजेदार है इन्हीं सब की तरह। ठीक है, चलिए इसको पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो चलिए देखिए वर्णित लवक क्या है। ठीक है, वर्णित लवक क्या है बाबू, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, वर्णित लवक क्या है कि इसके कारण ही पौधे के फलों का रंग जो है, जैसे कि टमाटर का रंग जो है कैसे होता है, लाल होता है। चुकंदर का एकदम गाढ़ा लाल होता है, पौधों में पीला रंग होता है ना। तो वही सारी चीजें, तो ये जो है पौधों में रंग प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, ये रंग प्रदान करता है, इसका कार्य रंग प्रदान करना, इसका कार्य रंग प्रदान करना है। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया, गाजर, गाजर का हम ले लेते हैं। गाजर किस रंग का होता है, एक तो होता है लाल रंग का होता है, एक होता है कैसे होता है कि थोड़ा कम लाल होता है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, कौन सा होता है लाल वाला गाजर। इसका जो है केरोटीन के कारण गाजर का रंग, ठीक है, केरोटीन के कारण, ठीक है। और चुकंदर का, चुकंदर का रंग ये होता है बीटानोन के कारण।
बीटा नोड नहीं सर, बीटा नोड के कारण, ठीक है। और टमाटर का देख लेते हैं। टमाटर का रंग जो होता है ये होता है लाइकोपेन के कारण, ठीक है। और पौधों में पीले रंग, होता है आपका जेंथोचिल, जेंथो, ठीक है, जेंथोचिल के कारण। तो यही सारी चीजें हैं कि क्रोमोप्लास्ट क्या है, इसका कार्य ही है रंग प्रदान करना, ठीक है। तो जैसे हमने बताया गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग जो है बीटानोन के कारण, और टमाटर का लाइकोपेन के कारण, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, जब अलग से लाएंगे कि कौन से फल का रंग किसके कारण होता है, उसमें सारी चीजें आपको बढ़िया से A to Z बताई जाएंगी। जैसे कि इसके लिए भी जैसे क्रोमोप्लास्ट क्या है, यानी कि वर्णित लवक क्या है, इसका कार्य क्या है, रंग प्रदान करना। जैसे आप एक दो ठीक एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे मैंने बताया ना, तो वही चीज है। तो एग्जाम्पल के लिए इतना ही, अभी जो है इतना तो 4-5 याद ही कर सकते हो ना, तो उतना ही है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। लवक क्या है, लवक 3 प्रकार के होता है, जो है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक क्या है, यह हरे रंग का होता है, ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है। और मेन चीज वाली बात, लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है भाई, नाम से ही स्पष्ट है ना। तो वही चीज है। तो कहाँ थे हम, हरित लवक पे। तो हरित लवक क्या है, हरे रंग का होता है और ये पत्तियों में पाया जाता है। इसी के कारण है, ठीक है, पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। आप देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है और इसका कार्य क्या है कि भोजन का निर्माण करना, ठीक है, सारी चीजें मिलकर। और क्या ल्यूकोप्लास्ट क्या है, यह किसी प्रकार का जो है रंग प्रदान नहीं करता है, ठीक। और यह जो है क्लोरोप्लास्ट जो भोजन बनाता है उसको संग्रहित करके यानी कि स्टोर करके रखता है, ताकि वो आपातकालीन स्थितियों में उसका यूज कर सके। और भाई क्रोमोप्लास्ट देख ही रहे हैं, इसका कार्य क्या है कि जो है रंग प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बताया गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग बीटानोन, टमाटर का लाइकोपेन, पौधों में पीले रंग का जेंथोचिल, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं क्रोमोसोम। यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। तो गुणसूत्र, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक। तो चलिए अब क्रोमोसोम इस ससुरा कहां से आ गया है। देखिए बाबू, क्रोमोसोम के बारे में अभी थोड़ा हम बताएं। देखिए जो जितनी भी चीजें कोशिका के अंदर है, चाहे वो पादप कोशिका के अंदर हो या फिर जंत कोशिका के अंदर, जब हम कोशिका पढ़ा रहे हैं, कोशिका टॉपिक ये है, पहला ये बात समझ लीजिए आप लोगों का। ऐसे इसको डाल दिया यार, तुम लोग निकल नहीं रहा है जी। अरे निकालो तो इसको, पता नहीं कैसे डाल देता है लोग। हाँ लाओ। तो चलिए देखिए क्रोमोसोम क्या है, अरे वो भी दे दो यार। तो चलिए देखिए, जितने भी, क्या मैंने बोला कि कोशिका पढ़ रहे हैं, तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग है सबको हमने A to Z बताया, और लास्ट यही ससुरा बचा है। तो इसको भी इसी वक्त निपटा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियस ससुरा कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर। तो हो गया हमारा कोशिका, ठीक है, हमारा हो गया न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। और कोशिका के अंदर जन्मे करथू माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्गी का है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, सारी चीजें उपस्थित है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो क्रोमोसोम पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस वगैरह वगैरह आदि चीजें पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत चीजें, छोटे मत देखो। हाँ, और एक चीज अगर हम जो बोला जाता है ना कि जीवन का सबसे छोटा अंग कोशिका है, ये गलत है, इकाई कोशिका है, ठीक है। जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, ठीक है, अंग नहीं है। ससुराल कोशिका के अंदर तो न्यूक्लियस छोटे हुए ना, राइबोसोम ससुरा छोटा हुआ ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटा हुआ ना, तो कोशिका के अंदर वही है ना। तो वही बातें हैं कि जो है जीवन की छोटी इकाई है ना, कि जीवन का जो है
अंग है छोटा। तो चलिए क्रोमोसोम या जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ऐसे लिखिए, यह न्यूक्लियस यानी कि केंद्र के अंदर पाया जाता है, उपस्थित होता है, जो भी है उपस्थित होता है या पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है, उपस्थित है। तो अब देखिए क्रोमोसोम है क्या, गुणसूत्र है क्या। जैसे आप लोग को पता हो गया, पढ़े होंगे कि वो आगे जब हम क्रोमोसोम चैप्टर पढ़ाएंगे ना चल के, उसके बारे में तो पूरा डिटेल, अलग अलग जानवर, अलग अलग जीव, अलग अलग जंतु में अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मानव की बात करें तो क्या होता है, मेल में और फीमेल में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, तो मेल में कितना हो गया 46, जोड़ी में जब कहेंगे तो 23, ठीक है, जोड़ा में जब कहेंगे तो 23 जोड़ा, और जब ऐसे कहेंगे गिनती में तो 46, और फीमेल में भी वही है 46, जोड़ा में 23 ठो, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ऑटोसोम ओलोसोम होता है, ये देखिए फीमेल और मेल में, मेल फीमेल, ठीक है, 44 एंड 44, और जो दो होता है ना, एक मेल होता है एक्स, एक वो होता है वाई होता है, और फीमेल में एक्स एक्स होता है, ठीक है। ये जो 44 है ना, उसको हम बोलेंगे ऑटोसोम, ऑटोसोम, और जो है उसको ओलोसोम, ठीक है। तो यही ससुरा है, जिसके कारण जैसे जब होता है निषेचन वगैरह, जब इसके बारे में अलग क्लास 12th में जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया समझ में आए, लेकिन 9 में भी पढ़ाया जाएगा, 10 में भी पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें दिक्कत मतलब सब चीजें जब हम इसके बारे में बताएंगे ना, तो अलग अलग जानवरों में क्या कैसे होता है सारी चीजें बताएंगे, और कैसे मानव में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, कैसे किन्नर यानी कि छक्का पैदा होता है, सारी चीजें वो बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो सारी चीजें बताई जाएंगी। तो क्या है, मेल में कितने गुणसूत्र होते हैं 46, जोड़ा में 23, और फीमेल में भी वही होता है, और मेल में जो होता है एक्स वाई होता है, क्या होता है ओलोसोम एक्स वाई होता है, और फीमेल में ओलोसोम एक्स एक्स होता है, ठीक है। क्लियर, हाँ क्लियर हुआ ना। अब इससे ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही रखो। अगर हम और डीप में जाएंगे तो ससुरा भी बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास बस इतना ही, तो फटाफट नोट करिए। और हाँ, आगे जो लेक्चर हम लेंगे, ठीक है, वो रहेगा कि जो है जैसे हमने आप लोगों को बताया, इसको पहले लिख लो फिर समझा दे थोड़ा, फिर बताते हैं, लिख लिए, ओके। तो चलिए, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हमने बताया जंतु कोश के, एनिमल से और प्लांट से, ठीक है, इसमें अंतर माने कि कौन सी चीजें इसमें उपस्थित है, कौन सी चीजें नहीं, ठीक है, वो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा, ऊर्जा की जरूरत दोनों को है, राइबोसोम प्रोटीन की जरूरत दोनों को है, न्यूक्लियस किसी किसी में विकसित रहता है, किसी किसी में नहीं रहता, वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो ये चीजें बताएंगे, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है वो चीजें बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर आपका अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो बेसिक चीजें सब हमने बता दी, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो बस एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर